नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, स्टैटिक जीके और करंट के प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता था? तो किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। इसके बारे में कुछ 2 लाइन देखते हैं। समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं पर उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। यानी समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं हैं उसमें उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है, जिसके कारण उन्हें कविराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद जो थी वह किसके शासनकाल में थी? तो यह शिवाजी के शासनकाल में थी। अष्टप्रधान मराठा शासक शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों का एक समूह था। जो अष्टप्रधान था वह शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों का एक समूह था। क्या था? तो 8 मंत्रियों का एक समूह था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी के द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? तो कुल गोलमेज सम्मेलनों की जो संख्या है वह 3 है, जो कि प्रथम 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932 में हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी जो है यह 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने शुरू की थी? ये जो हड़प नीति है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो हड़प नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में शुरू की गई थी, जिसके तहत सतारा पहला राज्य था जिसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। डलहौजी के द्वारा हड़प नीति जो थी वो 1848 ईस्वी में शुरू की गई थी और सतारा वो पहला राज्य था जिसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो वेन सांग जो है वह किसके शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में वेन सांग जो है वह भारत आया था। वेन सांग या जुआन च्वांग, वेन सांग का दूसरा जो नाम है वो क्या है? युआन च्वांग 629 ईस्वी में भारत आया और वह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में रहा। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म जो है वह हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, जिसमें बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया।
अब हम लोग देखते हैं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वह किस अनुच्छेद के तहत ऑर्डिनेंस जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस जारी करता है, यानी कि अध्यादेश जो है वह जारी करता है। अनुच्छेद 110 जो है वह धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल से, और अनुच्छेद 72 जो है वह क्षमादान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान है? किस अनुसूची में, संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानूनी का प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। 8वीं अनुसूची जो है यह आपका लैंग्वेज से संबंधित है, यानी कि भाषा से। 9वीं अनुसूची जो है यह भूमि से संबंधित है। इससे तो 9वीं अनुसूची जो है यह आपका भूमि से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायत से संबंधित है। किससे? तो पंचायत से संबंधित है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, जो दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की एकल नागरिकता प्रदान की जाती है? भारत में किस प्रकार की एकल नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत में केंद्र की नागरिकता जो है वह प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि नागरिकता केवल केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है, न कि राज्यों द्वारा। अमेरिका में राज्य के द्वारा भी नागरिकता प्रदान की जाती है और देश के द्वारा केंद्र के द्वारा भी नागरिकता प्रदान की जाती है। इसलिए अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी कि दोहरी नागरिकता है। और हमारे भारत में एकल नागरिकता है, सिर्फ राज्य के केंद्र के द्वारा ही नागरिकता प्रदान की जाती है। यहाँ पर राज्यों के द्वारा नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणतंत्र यानी रिपब्लिक की अवधारणा जो है वह किस देश से ली गई है? रिपब्लिक की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो यह फ्रांस से ली गई। कहां से? तो फ्रांस से ली गई है। गणतंत्र की अवधारणा जो है वह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, जिसका अर्थ है राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। यानी गणतंत्र का अर्थ है कि राज्य का जो प्रमुख है वह निर्वाचित होता है। जैसे हम लोग का राष्ट्रपति जो होता है वह निर्वाचित होता है। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वह डॉक्टर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या जो है वह 11 है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह है बच्चों के लिए फ्री ऑफ एजुकेशन, जो 2000
3 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो उन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। किसके द्वारा? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। ये संघ लोक सेवा आयोग के समान है। अब हम लोग देखते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी के प्रश्न। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह किस देश के तट पर स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ? तो उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यानी भारत का कौन सा राज्य जो है वह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है वह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। सूर्य ग्रहण कब होता है? यानी सूर्य ग्रहण जो है वह कब होता है? तो जब चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच हो। जब चंद्रमा जो है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच हो तब सूर्य ग्रहण होता है। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमेशा अमावस्या के दिन में होता है। किस दिन? तो ये अमावस्या के दिन में होता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस जो है वह जलवाष्प है। कौन सा है? तो जलवाष्प है, जिसे वाटर वेपर भी कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसकी? तो जलवाष्प की मात्रा जो होती है वह सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, डोन्स घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो डोन्स घास के मैदान जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वहीं उत्तरी अमेरिका में आपको प्रेरी देखने को मिल जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और अर्जेंटीना में पंपास। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड और अर्जेंटीना में पंपास। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर लेक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वुलर लेक जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है जो झेलम नदी पर है। कहां पर ही? तो ये झेलम नदी पर है। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र एंड इकोनॉमिक्स के प्रश्न। भारत में किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित माना जाता है? भारत में कुल पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या जो है वो कितनी है? 12 हुई थी, जो कि योजना आयोग के द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता था। और लास्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वह 2007 से लेके 2012 तक चली। तो बोला गया है कि प्रश्न में कि किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित माना जाता था या माना जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित माना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था। क्या था? तो इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह तीव्र औद्योगिकरण था। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर जैसे मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करता है। राजकोषीय नीति सरकार से संबंधित है, और जो राजकोषीय नीति जो है ये सरकार से संबंधित है। खुला बाजार परिचालन ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी ओएमओ किसका हिस्सा है? ये जो ओएमओ है यह किसका हिस्सा है? यह मौद्रिक नीति का हिस्सा है। खुला बाजार परिचालन यानी सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उपयोग बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के तहत सबसे ऊंची दर यानी हाईएस्ट स्लैब कितनी है? तो अभी रिसेंट अमेंडमेंट के बाद 2025 में जो हाईएस्ट स्लैब है वह 40% है, और कुल जो है वो 3 स्लैब है, 5% और एक 18%। 5%, 18% और जो विलासिता की वस्तुएं हैं यानी जो हाईएस्ट जो है वह 40% है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है यह यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एचडीआई जो है यह यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर देशों को रैंक करता है। किसके किसके आधार पर? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर देशों को रैंक करता है। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट के प्रश्न। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना यानी क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य संबंध है वह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। यानी क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। और यह संधि कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जैव विविधता यानी हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के लिए किसी क्षेत्र में कितनी स्थानिक यानी एंडेमिक प्रजातियां होनी चाहिए? तो कम से कम 1500 स्थानिक यानी एंडेमिक प्रजातियां होनी चाहिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए 2 शर्तें हैं। पहला कि कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे हों, और दूसरा अपनी मूल वनस्पति का कम से कम 70% खो चुका। कितना? तो कम से कम 70% वह अपनी मूल वनस्पति का खो चुका हो। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1989 में लागू हुआ था। कब? तो 1989 में लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए था।
पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे। कब? तो 1987 में इसमें हस्ताक्षर हुए और यह 1989 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है वह जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। कौन सा? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित होने वाला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, पहला टाइगर रिजर्व था। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के कारण होने वाले अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन में मुख्य रूप से कौन से अम्ल होते हैं? तो एसिड रेन में मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। कौन कौन अम्ल? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण होती है, जो हवा में क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं। अब हम देखते हैं स्टैटिक जीके। जैसे यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये जो यक्षगान है वह किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, दामोह कप किस खेल से संबंधित है? तो दामोह कप जो है यह हॉकी से संबंधित है। दामोह कप का दूसरा नाम जो है वह आगा खां कप है। क्या है? तो आगा खां कप है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और जयपुर जो है यह राजस्थान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते ट्रूथ अलोन ट्रिम्प्स किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या है? तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं वह अरविंद घोष हैं। कौन है? तो अरविंद घोष हैं और यह अरविंद घोष की प्रसिद्ध दार्शनिक रचना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? यानी नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या जो है वो कितनी है? तो 10 है और परमानेंट मेंबर की संख्या जो है वह 5 है, जिसमें आपका USA, फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया और चाइना है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, USA, फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया और चाइना। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वह 2 वर्ष का होता है। कितना? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। अब हम लोग लास्ट में करंट अफेयर देखते हैं। जैसे हाल ही में किसे प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2024 में MS स्वामीनाथन, जिसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी
और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए पूर्ण सदस्य शामिल हुए? तभी 2024 में ब्रिक्स में 5 नए पूर्ण सदस्य जो हैं वह शामिल हुए और ये जो 5 नए सदस्य हैं वह मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। कौन कौन? तो मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह डॉक्टर वी नारायणन है। कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन है। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन हैं। इन्होंने 14 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके पहले डॉक्टर वी नारायणन जो थे वो एस सोमनाथ के बाद अध्यक्ष बने। मतलब इसके जो पूर्ववर्ती थे, मतलब जो डॉक्टर वी नारायणन अध्यक्ष बने हैं वह एस सोमनाथ के बाद अध्यक्ष बने हैं। विशेषज्ञता में अगर हम देखते हैं तो वह एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और एरोस्पेस इंजीनियर हैं जिन्हें रॉकेट प्रणोदन प्रणालियों में व्यापक अनुभव है। प्रमुख भूमिकाएं के बारे में देखते हैं तो अध्यक्ष बनने से पहले वह द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र के निदेशक थे। किसके? तो द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र के निदेशक थे। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन स्कीम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और पुनर्विकास। क्या है? तो रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और पुनर्विकास। इस योजना के तहत देश भर के 1300 से अधिक छोटे और बड़े रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है यह रॉकेटरी द नंबू इफेक्ट को मिला था। किसको? तो रॉकेटरी द नंबू इफेक्ट को मिला था। अब हम लोग 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के बारे में कुछ प्रमुख पुरस्कार है उसको देख लेते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वह रॉकेटरी द नंबू इफेक्ट को मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसमें वहीदा रहमान जी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिम्मी के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन को रॉकेटरी द नाबी इफेक्ट के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिम्मी के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म था एक था गांव। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म जो था वह एक था गांव। अब हम लोग देखते हैं 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के कुछ प्रमुख विजेता को। इसमें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वह मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वह ऋषभ शेट्टी को कांतारा मूवी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वह नित्या मेनन को थिरुचित्रम्बलम और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए दिया गया।
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आट्टम को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या ऊंचाई के लिए मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक गानों के लिए प्रीतम को मिला ब्रह्मास्त्र के लिए। अब देखते हैं हम लोग 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। इसमें प्रमुख विजेता थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 में मोहनलाल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वह शाहरुख खान को जवान मूवी और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 2025 में 12th फेल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म का अवार्ड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दिया गया। किसको? तो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड जो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो सूर्य किरण जो है वह भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। यह दोनों देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य है आतंकवाद निरोध, जंगल युद्ध और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना। यह अभ्यास प्रतिवर्ष बारी बारी से आयोजित होता है। 2025 में यह नेपाल के सलझंडी में 31 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच हुआ था। कहाँ? तो नेपाल के सलझंडी में 31 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में, जैसे आज हम लोग देखते हैं इसमें बायलैटरल एक्सरसाइज, यानी कि कौन कौन से देशों के साथ भारत जो है एक्सरसाइज करता है। जैसे वरुणा एक्सरसाइज, ये इंडिया और फ्रांस के बीच है जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। स्लिनेक्स, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है और ये भी एक नेवी का एक्सरसाइज है। इंदिरा, यह इंडिया और रसिया के साथ होता है। सिम्बैक्स, यह इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है और यह भी एक नेवल एक्सरसाइज है। IB समर, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच होता है और यह भी एक नेवल एक्सरसाइज है। से कोंकण जो है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है और यह भी एक नेवल एक्सरसाइज है। ऑसी इंडेक्स जो है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है और यह भी एक नेवल एक्सरसाइज है। सहयोग काइजिन, ये इंडिया और जापान के बीच होता है जो कि एक कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। सहयोग काइजिन जो है ये इंडिया और जापान के बीच होता है जो कि कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है। नसीम अल बहर, ये इंडिया और ओमान के बीच होता है। कौन सा? तो नसीम अल बहर जो है वो इंडिया और ओमान के बीच होता है। इमकोर, ये इंडिया और म्यांमार के बीच होता है। इमकोर जो है इंडिया और म्यांमार के बीच होता है जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। सहयोग होप TAC, इंडिया और वियतनाम के बीच होता है जो कि एक कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। इंडो कॉर्पेट, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। इंडो कॉर्पेट जो है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। शक्ति जो है इंडिया और फ्रांस के बीच होता है जो कि एक आर्मी एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार, ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच होता है और ये स्पेशल फोर्सेस के बीच होता है। अगला है
अजय वॉरियर जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है और यह आर्मी की एक्सरसाइज है। एक्वेरिन यह इंडिया और मालदीव के बीच होता है। एक्वेरिन जो है वो इंडिया और मालदीव के बीच होता है। धर्मा गार्जियन ये इंडिया और जापान के बीच होता है। धर्मा गार्जियन जो है वो इंडिया और जापान के बीच होता है। अब देखते हैं कुछ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो एक से ज्यादा देश एक साथ मिलकर करते हैं, जैसे मालाबार एक्सरसाइज। इसमें इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इसमें मालाबार में कौन कौन है, तो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया। रिमपैक, रिमपैक में ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ये इन्वॉल्विंग मैनी नेशंस, मतलब बहुत सारे रिम एसोसिएशन के कंट्री जो हैं उसमें मिलके ये एक्सरसाइज करते हैं। अगला है सी ड्रैगन। इसमें इंडिया, यूएस, जापान, कनाडा और साउथ कोरिया है। सी ड्रैगन में आपका इंडिया है, यूएसए है, जापान है, कनाडा है और साउथ कोरिया है। और कोबरा गोल्ड, कोबरा गोल्ड जो है ये इन्वॉल्व्स एशिया पैसिफिक कंट्रीज में, जितने भी एशिया पैसिफिक के कंट्री हैं वो सभी मिलके कोबरा गोल्ड करते हैं। कौन सा, तो कोबरा गोल्ड जो है ये एशिया पैसिफिक कंट्री के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। भारत में आधिकारिक तौर पर 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियां, कितनी हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम और सतरिया है। कौन कौन, तो भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है और सतरिया है। हालांकि आधिकारिक नृत्य शैलियों की संख्या 8 है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय सहित कुछ स्रोतों में छऊ को भी शामिल किया गया है, जिससे यह संख्या 9 हो जाती है। तो हम देखते हैं जो ये डांस फॉर्म है और उसका स्टेट ऑफ ओरिजिन क्या है, मतलब ये कौन सा स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। जैसे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु स्टेट का है। कथक, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कथकली जो है ये केरला का है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश स्टेट का है। मणिपुरी जो है ये मणिपुर स्टेट का है। मोहिनीअट्टम जो है ये केरला का है। ओडिसी जो है ये ओडिशा का है। सतरिया जो है ये असम में किया जाता है, यानी असम का है। और छऊ जो है, छऊ को 3 स्टेट में किया जाता है, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और झारखंड। किसमें, तो ओडिशा, वेस्ट बंगाल और झारखंड। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी आप लोग के लिए वीडियो बनाने का मोटिवेशन जो है वह बना रहे और आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाने के लिए हम भरसक कोशिश करेंगे। और डेली आप लोग के लिए कम से कम एक वीडियो तो इस चैनल पे आपको झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए कंफर्म मिलेगा ही। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसी भी प्रकार का अगर जेएसएससी के द्वारा नोटिस जो ऑफिशियल हो, इधर उधर का नहीं, तो ऑफिशियल नोटिस जो रहेगा वो इस चैनल पे आप लोग को बताया जाएगा, जो कि पूरी तरह से ऑथेंटिक रहेगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।